हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। यदि आप चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो हमारे भारतीय एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम कक्षा 10 साइंस का जो पाठ नंबर अपना चल रहा था केमिस्ट्री वाला 5, उसका सेकंड पार्ट हम बनाने जा रहे हैं। हमने अम्ल क्षार के बारे में कुछ सीखा था, अम्ल क्षार लवण के बारे में, उनके गुण, विशेषताएं, परिभाषाएं वगैरह कुछ बनाई थी, सीखी थी। नेक्स्ट उपयोग वगैरह हमने बनाए थे। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पीएच स्केल। पीएच स्केल, पीएच स्केल जैसे हमारे शरीर के तापमान को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? थर्मामीटर का, है ना। थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। वैसे ही अम्ल क्षार की सामर्थ्य को मापने के लिए हम क्या करते हैं? अम्ल क्षार की सामर्थ्य को मापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? पीएच स्केल का। हम पता करते हैं अम्ल क्षार के बारे में कि ये अम्लीय है, क्षारीय है, उसके लिए हमें पीएच स्केल की जरूरत पड़ती है। ये स्केल किसी भी विलयन में उपस्थित जो हाइड्रोजन होते हैं, हाइड्रोजन आयन, उनकी सांद्रता को मापता है। पी जो है पीएच में एक हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापता है। ये जो पी है ये एक जर्मनी शब्द है और इसका अर्थ होता है पुरुषांश। अर्थात शक्ति। पी एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है पुरुषांश अर्थात शक्ति हाइड्रोजन आयनों की, अर्थात ये सूचक है हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का। इसका जो आविष्कार है वो सन 1909 में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने इसका आविष्कार किया, इसकी खोज की, पीएच स्केल बनाया और हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता ज्ञात करने में मदद की। इन्होंने कहा कि हाइड्रोजन आयनों की जो सांद्रता का ऋणात्मक लॉगरिथम होता है, ऋणात्मक जो लॉगरिथम गुणांक जो होता है वो पीएच होता है। इसका मतलब पीएच बराबर माइनस लॉग है। ये ऋणात्मक लॉगरिथम हो गया हाइड्रोजन आयन का, जो कि विलयन में H+ आयन तो होते नहीं है, क्योंकि विलयन में मुक्त H+ आयन नहीं होते। ये जल योजित होकर के जो हाइड्रोक्सिल आयन है, हाइड्रोनियम आयन है H3O- वो बनाते हैं। अगर पीएच का मान निम्न भी होता है, H3O हाइड्रोनियम आयन भी हम इसके आगे लगा सकते हैं, H3O भी लगा सकते हैं प्लस के रूप में। इस प्रकार हम पीएच जो है सांद्रता वो हम ज्ञात कर सकते हैं। अब इसमें पीएच कैसे ज्ञात करेंगे, कैसे हम इसको पीएच का मान निकालेंगे विभिन्न पदार्थों का। जैसे कोई प्रश्न में दे रखा होता है उदासीन जल के लिए, उदासीन जो जल होता है H+ और OH-। उदासीन जल के लिए जो सांद्रता होती है, आयनों की सांद्रता वो होती है 1 × 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर ये होती है। तो इसकी पीएच ज्ञात करते हैं तो क्या होता है? पीएच बराबर माइनस log 10 और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 1 गुना जो कि आयन है वो 1 × 10⁻⁷। अब 7 आ गया log 10। अब ये जो 7 है वो इसकी क्या हो जाएगी? पीएच। इस प्रकार विलयन की पीएच 7 और विलयन की पीएच अगर 7 है तो वो विलयन कैसा होगा? उदासीन। अगर 7 से कम है तो अम्लीय और 7 से अगर ज्यादा है तो वो क्षारीय। ये होता है पीएच। इस प्रकार 7 से कम वाला जो पदार्थ होता है वो अम्लीय होता है और 7 से ज्यादा वाला जो होता है वो क्षारीय होता है। एक पीएच स्केल होता है इस प्रकार का, ये हम एक पीएच स्केल बनाते हैं। इस पीएच स्केल में 1 से 14 तक अंक बने रहते हैं, 1 से 14 तक अंक बने रहते हैं। ये 0 से 14 तक अंक बने रहते हैं। ये पीएच इस प्रकार से इसका बढ़ता है, पीएच इस प्रकार से बढ़ता है। बीच में जो 7 मान होता है वहां पर विलयन कैसा रहता है? उदासीन होता है और इधर अम्लीय प्रकृति बढ़ती जाती है और इधर क्षारीय प्रकृति बढ़ती जाती है ना, अम्लीय और क्षारीय। बीच में क्या हो जाता है? उदासीन। इसमें H+ आयन हो जाएगा, इसमें OH- आयन हो जाएगा। इसी प्रकार
इसमें तो क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। इसके अलावा शुद्ध जल जो होता है वो हमने बताया कि उदासीन होता है। इसके अलावा क्षारीय पीएच रखने वाले कुछ पदार्थ होते हैं, जैसे NaOH है, KOH है, साबुन का पानी है, वगैरह वगैरह जो भी है, इसके उदाहरण है ये पीएच स्केल है। अब इसकी नॉर्मल इसका महत्व, इसका क्या महत्व है पीएच का? सबसे पीएच का महत्व हमारे दैनिक जीवन में पीएच का जो महत्व आता है, पीएच का महत्व हमारे दैनिक जीवन में वो क्या आता है? सबसे पहला आता है उदर में अम्लता। कई बार आप देखते होंगे कि हमारे पेट में जलन या दर्द होने लगता है, उदर में अम्लता से दर्द होने लगता है, जलन या दर्द का अनुभव होने लगता है, तो उस समय हमारे दर्द में जो जठर रस होता है, भोजन का जो रस बनता है, उससे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उसमें क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, अधिक मात्रा में बनता है। ये इसी कारण होता है क्योंकि हमारे जठर रस में जो HCl होता है वो अधिक मात्रा में बनता है। तो जिससे उदर में जलन और दर्द होता है, उसकी उदर जलन और दर्द को दूर करने के लिए या राहत पाने के लिए एंटी एसिड या दुर्बल क्षार, जिसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, उसका हम प्रयोग करते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो उदर में अम्ल की अधिक मात्रा को क्या कर देता है, उदासीन कर देता है। उदर में अम्लता हो गया। दूसरा जो प्रयोग होता है दंतशय, दंतों का, दांतों का। हमारे जो मुख की जो पीएच होती है 6.5 पीएच, मुख की जो साधारणतः पीएच होती है 6.5 होती है। खाना खाने के पश्चात में जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो दांतों में लगे जो अवशिष्ट भोजन होता है, भोजन के कुछ कण होते हैं, उनको क्या कर देते हैं, उनसे क्रिया कर लेते हैं और उस भोजन को क्या कर देते हैं, अम्लीय कर देते हैं, जिससे मुख की जो पीएच है वो और कम हो जाती है, पीएच और कम कर देती है, ज्यादा अम्लीय कर देता है। और मुख की पीएच अगर 5.5 से कम आ जाती है, 5.5 से कम आ जाती है, तो हमारे जो दांतों का इनेमल होते हैं, मसूड़े होते हैं, या जो गर्भ होता है वो क्या होने लगता है, नष्ट होने लग जाता है, जिससे क्या होता है, दांत धीरे 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 गल करके या नष्ट होकर के गिर जाते हैं। इसलिए हमें दंत मंजन करना चाहिए, क्योंकि उनमें क्षारीय विलीन आता है, दंत मंजन वगैरह जो आती है, या जो कड़वा होता है, क्या वो नीम की टहनी से हम करते हैं ना दंत मंजन, तो उससे भी हमारे को फायदा पहुंचता है। तीसरा जो होता है वो होता है कीटों का डंक, जैसे चींटी होती है, कार्बनिक अम्ल होता है, मधुमक्खी चींटियां मकोड़े जैसे किसी भी कीट का डंक हो, वो क्या करते हैं, डंक में हमारे शरीर में क्या करते हैं, अम्लीय पदार्थ छोड़ते हैं, तो जहां पर वो डंक मारते हैं वहां पर क्या होती है, जलन होती है, जिससे हमारे क्या होता है कि जलन में दर्द होने लगता है। और उसी समय क्षारीय लवण जैसे उस पर क्या कर देते हैं, क्षारीय लवण जैसे NaCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसका लेप लगा दिया जाता है, तो वो अम्लीय प्रभाव को क्या कर देता है, कम कर देता है, जिससे हमारे शरीर की जो जलन है वो कम हो जाती है। इसके अलावा अम्लीय वर्षा, अम्ल वर्षा, जो वर्षा का जल वैसे तो शुद्ध होता है, लेकिन जैसे वो वातावरण में आता है तो प्रदूषक उसमें मिल जाते हैं, उसकी पीएच कम होने लगती है, क्योंकि प्रदूषक जैसे सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह जो होते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वगैरह है, वो सल्फ्यूरिक अम्लों का निर्माण करते हैं, है ना, अम्लों का निर्माण कर लेते हैं, उन अम्लों से मिलकर के वर्षा का पानी क्या हो जाता है, अम्लीय हो जाता है, जो मिट्टी की पीएच को कम कर देता है, तो इससे पूरा पारिस्थितिक तंत्र भी गड़बड़ा सकता है। इसके अलावा मृदा की पीएच, मिट्टी की मृदा की पीएच का मान ज्ञात करने के लिए हम किसी मिट्टी में बोई जाने वाली फसल का चयन करते हैं, पीएच ज्ञात करके, ये पीएच कितनी है, ज्यादा है या फसल के लिए नुकसानदायक है या सही है, उसका पीएच ज्ञात करके हम एक अच्छी फसल का चुनाव करते हैं। तो इस प्रकार हमारे दैनिक जीवन में इस पीएच का काफी महत्व है। इस प्रकार हमारा पीएच का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट जो टॉपिक अपना आता है वो आता है दैनिक जीवन में कुछ उपयोगी रसायन, कुछ उपयोगी रसायनों के बारे में हम पढ़ते हैं, उपयोगी रसायनों के बारे में, जिसमें हम बनाएंगे मतलब एक तो विधि हम पढ़ेंगे, एक उनका समीकरण किस प्रकार से वो रासायनिक समीकरण आता है, क्या उनके साधारण नाम है, रासायनिक नाम क्या है, उनका उपयोग क्या है, उनके गुण क्या है, ये सब इसमें हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है NaCl, जिसको हम साधारण भाषा में कहते हैं नमक, और वैसे आता है सोडियम क्लोराइड, साधारण भाषा में इसको नमक कहते हैं। इसकी पीएच कितनी होती है, 7 होती है, ये उदासीन प्रकृति का होता है, अम्लीय क्षारीय होता है। पानी जब समुद्र के पानी को कैरियर भर करके उसको सुखाया जाता है तो हमको ये नमक प्राप्त होता है, लेकिन जो नमक बनता है उन कैरियर को थोड़ा अशुद्ध होता है, तो उसको शुद्ध करने के लिए क्या करते हैं, अशुद्धियां होती है जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड की, कैल्शियम क्लोराइड की, तो उसको शुद्ध रूप में प्राप्त करने के लिए इस NaCl जो होता है उसके संतृप्त विलीन में इनको बड़ी टंकियों में भर दिया जाता है, और उसमें क्या कौन सी गैस प्रोवाइड की जाती है, HCl गैस प्रोवाइड की जाती है, हाइड्रोक्लोरिक अम्लीय गैस।
तो उससे हमको जो शुद्ध नमक है NaCl वो प्राप्त हो जाता है, विक्षेपित हो जाता है और शुद्ध जो लवण है उसको एकत्रित करके अलग ले जाता है। इसके गुण क्या है? गुण क्या है कि एक तो सफेद होता है, श्वेत होता है, ठोस होता है, इसके क्रिस्टल होते हैं। इसके अलावा इसमें गलनांक, इसका जो गलनांक होता है 1081 केल्विन, 1081 केल्विन। जल में अत्यधिक विलय होता है, जल में बहुत जल्दी घुल जाता है। इसके अलावा ये जलीय विलीन में आयनित भी हो जाता है, जलीय विलीन में आयनित भी आयन में टूट जाता है। केल्विन टेम्परेचर। इसके उपयोग इसको साधारणतः खाने के काम में लेते हैं। उपयोग एक तो खाद्य परिरक्षण यानी खाद्य की सुरक्षा करने में इसको काम में लिया जाता है। इसके अलावा हिमीकरण मिश्रण यानी कि बर्फीले पदार्थ बनाने में, जैसे बहुत सारी यौगिक बनाने में इसको काम में लिया जाता है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, व्यंजक चूर्ण है, ये कच्चे पदार्थ के रूप में काम में आता है ये। तो ये एक तो हो गया NaCl। सोडियम क्लोराइड इसको कहते हैं, स्लेट ठोस क्रिस्टल के रूप में पाया जाता है और साधारण रूप में हमको प्राप्त हो जाता है। दूसरा जो होता है वो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। सोडियम सादा, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको क्या बोलते हैं? कास्टिक सोडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कास्टिक सोडा भी कह सकते हैं इसको, कास्टिक सोडा भी कहते हैं। औद्योगिक स्तर पर हाइड्रोजन जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का उत्पादन है वो कैसे करते हैं? सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन के द्वारा। यानी क्या करते हैं? सोडियम क्लोराइड, जो सोडियम क्लोराइड है NaCl, उसका विद्युत अपघटन करते हैं H2 के साथ, तो क्या बनता है? NaOH। NaOH बनता है, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस निकलती है, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस निकलती है। इस समीकरण को संतुलित हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो सोडियम क्लोराइड है उसका जलीय अपघटन करके, विद्युत अपघटन करके, विद्युत क्लोराइड विद्युत अपघटन करके उसका किया जाता है। एनोड पर क्लोरीन गैस इकट्ठी हो जाती है और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस बन जाती है। कैथोड पर विलीन के रूप में, कैथोड पर विलीन के रूप में ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो प्राप्त होता है NaOH। ये भी क्या होता है? इसके गुण क्या होता है? श्वेत ठोस होता है, श्वेत ठोस पदार्थ होता है। इसके अलावा इसका जो गलनांक होता है वो होता है 591 केल्विन, 591 केल्विन। ये भी क्या होता है? जल में शीघ्र विलय हो जाता है, शीघ्र घुल जाता है जल के अंदर। और प्रबल क्षार होता है, यह है प्रबल क्षार का उदाहरण। प्रबल क्षार है, जलीय विलीन में आयनित हो जाता है Na+ और OH- के अंदर, और इसके क्रिस्टल भी बनाए जा सकते हैं। इसके जो उपयोग होते हैं वो होता है, एक तो कास्टिक सोडा कहते हैं इसको, तो इसका उपयोग होता है साबुन, कागज, सिल्क उद्योग वगैरह बनाने में। विभिन्न प्रकार के उद्योगों में पहले बात तो इसका उपयोग किया जाता है। एक अपने जो रसायन प्रयोगशाला होती है उनके अंदर प्रयोग किया जाता है। वसा और तेल के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। बॉक्साइट के धातुकरण में इसका उपयोग किया जाता है, बहुत सारे उपयोग है। इसके अलावा पेट्रोलियम के शोधन में इसका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से हमारा ये टॉपिक जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का है वो भी कंप्लीट हो जाता है। क्लियर हो गया? नहीं समझ में आ रहा है तो आप जरूर उनको कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। नेक्स्ट जो होता है विरंजक चूर्ण, विरंजक, इनमें से एक बोर्ड के एग्जाम में जरूर आता है विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण को हम ब्लीचिंग पाउडर भी कह सकते हैं। इसका जो है वो है CaOCl2, जो सूत्र है वो है CaCl2, और इसको हम ब्लीचिंग पाउडर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर भी कह सकते हैं। याद रखना, नाम बहुत आसान, बहुत थोड़ा है, क्वेश्चन है ना जो ब्लीचिंग पाउडर के से भी पूछ लिया जाता है। इसका जो रासायनिक नाम है वो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यहाँ से निकालेंगे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यहाँ से निकालेंगे इसका नाम। इसको क्या करते हैं? शुष्क बुझावा चूना जो होता है, शुष्क बुझावा चूना CaOH, ये तो है शुष्क बुझावा चूना। शुष्क बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो ये प्राप्त हो जाता है। शुष्क बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो CaOCl2 बनता है, प्लस H2 जो जल है वो साथ में बनता है। इस प्रकार इसका समीकरण है। शुष्क बुझावा चूना है, ये तो बुझावा चूना है, और बिना बुझा चूना होता है वो CaO होता है, बिना बुझा चूना। बिना बुझे चूने की जब जल से क्रिया करवाते हैं तो वो शुष्क बुझावा चूना हो जाता है। क्लोरीन गैस से क्रिया करवाते हैं शुष्क बुझे चूने की तो विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। इसके जो गुण है वो है तीखा, एक तो पीला होता है, पीला तीक्ष्ण गंध वाला होता है। इसकी गंध जो आती है तीखी आती है, तीक्ष्ण गंध वाला।
तीक्ष्ण गंध वाला पदार्थ कैसा होता है, ये भी ठोस होता है। ये गुण हो गया इसके। और ये गर्म जल में विलय नहीं होता, ये ठंडे जल में विलय होता है, ठंडे जल में विलय होता है। इसके अलावा वायु में यदि उसको खुला रख देते हैं, वायु में खुला रख देते हैं तो ये क्या करता है, क्लोरीन गैस देता है। इसके अलावा तनु अम्लों से भी क्रिया करता है, तनु अम्ल जो होते हैं उनसे क्रिया करके भी ये क्लोरीन गैस ही देता है। जैसे CaOCl2 प्लस HCl मान लो तनु अम्ल है ना, तो ये क्या बनेगा, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O प्लस Cl2, H2O प्लस Cl2। तो ये तनु अम्लों से क्रिया करने के पश्चात भी क्या बनाता है, क्लोरीन गैस ही बनाता है। इस प्रकार ये व्यंजन चूर्ण जो है ब्लीचिंग पाउडर का वो भी हमारा क्लियर हो गया है। नेक्स्ट जो है अपना व्यंजन चूर्ण। व्यंजन चूर्ण का एक टॉपिक और है, व्यंजन चूर्ण को यदि मुक्त क्लोरीन गैस से संयोग किया जाए, व्यंजन चूर्ण को यदि मुक्त क्लोरीन गैस से संयोग करके नवजात परमाणु ऑक्सीजन निकलती है, अगर क्लोरीन गैस से संयोग करते हैं इसको तो ऑक्सीजन निकल जाती है, और ऑक्सीजन निकलती है तो ये ऑक्सीजन विरंजन क्रिया करती है। जो ऑक्सीजन निकलती है वो क्या करती है, विरंजन क्रिया। विरंजन का मतलब है कपड़ा विरंजक के रूप में, कपड़ों का रंग चेंज करने में, उड़ाने में, इनमें काम में आते हैं। उपयोग क्या है इसका, वस्त्र उद्योग में विरंजन के रूप में, वस्त्र उद्योग और कागज उद्योग, इनमें विरंजन के रूप में काम में लेते हैं, वस्त्र उद्योग, कागज उद्योग। इसके अलावा पेयजल को शुद्ध करने में, पेयजल को शुद्ध करने में इसका उपयोग किया जाता है। रोगाणुनाशक और ऑक्सीकारक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा एक सीधा सा उपयोग ये भी है कि प्रयोगशाला में क्रम के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। ये इसके उपयोग के गुण हमने बता दिया कि पीला तीक्ष्ण गंध वाला एक तो होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना वो है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है, NaHCO3, NaHCO3। सोडियम, इसका रासायनिक नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इजी है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ना। और साधारण भाषा में इसको हम बेकिंग सोडा को खाने का सोडा भी कहते हैं, खाने का सोडा भी कहते हैं, या मीठा सोडा भी इसको कहते हैं। इसका रासायनिक नाम मैंने बता ही दिया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। इसे खाद्य पदार्थों में मिलाकर जब गर्म किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बुलबुलों के रूप में निकलती है, बाहर निकल जाती है, जिससे खाने वाले पदार्थ को फूल करके मुलायम हो जाते हैं, दुरदुरे से हो जाते हैं, बुलबुले से हो जाते हैं और इनमें छिद्र पड़ जाते हैं। NaCl का उपयोग करके बेकिंग सोडा बनाया जाता है। एक तो यह है कि NaCl जो कच्चे पदार्थ के रूप में काम आया था, NaCl प्लस H2O प्लस CO2, हाइड्रोजन और जल और कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस अमोनिया। NaCl के साथ इनकी क्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है, NaHCO3 प्लस अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl, ये अमोनियम क्लोराइड बन जाता है। इसके अलावा सोडियम कार्बोनेट, जो सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3, उसकी जल से क्रिया करवाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करवाते हैं तो भी ये बनता है Na2CO3। इसकी जल और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करवाते हैं तो ये बनता है NaCO3, ये बन जाता है। दो है इसके बनाने के प्रयोग है, एक तो जल के साथ जो सोडियम क्लोराइड है उसके जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया के साथ क्रिया करवाते हैं तो ये तो बनता ही है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी बेकिंग सोडा बनता है, साथ में अमोनियम क्लोराइड बनता है। या फिर सोडियम कार्बोनेट की क्रिया करवा दो जल और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो उससे भी बेकिंग सोडा बनता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है। इसके भी उपयोग क्या है, ये श्वेत ठोस क्रिस्टलीय है, श्वेत ठोस क्रिस्टलीय, श्वेत ठोस क्रिस्टलीय होता है। और जो जल है, जल में अल्प विलय, कम विलय होता है, जल में अल्प विलय होता है अर्थात कम विलय हो पाता है जल के अंदर, जल के अंदर कम विलय हो पाता है। इसे गर्म करने पर, गर्म करते हैं तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। गर्म करते हैं इसको, अगर इसको गर्म कर दो तो क्या निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और क्या होगा, वो ये बन जाएगी, मतलब ये क्रिया उल्टी हो जाएगी। जब इसको गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है तो ये क्रिया क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। क्रिया समझ में आ रहा है, ये क्रिया क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। उपयोग इसका खाद्य पदार्थों में बेकिंग पाउडर के रूप में, खाद्य पदार्थों में बेकिंग पाउडर के रूप में, एक तो खाद्य पदार्थ है उसका बेकिंग पाउडर के रूप में उपयोग होगा। इसके अलावा सोडा वाटर,
या सोडा एस जो है, सोडा एक जो पदार्थ सोडा वगैरह जो बनाते हैं ना, सोडा वाटर वगैरह, उनको पेय पदार्थ बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा पेट की अम्लता को दूर करने में भी इसका उपयोग किया जाता है, एंटीएसिड के रूप में, मंद प्रतिरोधी के रूप में भी किया जाता है, पदार्थों को ठंडा करने में या पदार्थ मलहम लगाने के लिए काम में आता है। अग्निशामक यंत्रों में भी इसका उपयोग किया जाता है ताकि गर्म करते कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकले और आग के चारों ओर अपना जो है आवरण बना ले। और दूसरी एक है प्रयोगशाला अभिकरणों के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो बेकिंग सोडा जो खाने का सोडा है, मीठा सोडा जिसको कहते हैं, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, वो टॉपिक भी हमारा क्लियर हो गया है। नेक्स्ट जो है वो है धावन सोडा। कौन सा है? धावन सोडा। धावन सोडा जिसको हम क्या कहते हैं? कपड़े धोने का सोडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कपड़े धोने का सोडा भी कहते हैं, जिसका सूत्र है धावन सोडा, सूत्र है Na2CO3.10H2। इसे कपड़े धोने का सोडा भी कहते हैं। इसका रासायनिक नाम जो है वो सोडियम हाइड्रोजन, सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टलन जल। रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट है वैसे, लेकिन इसे सोडियम कार्बोनेट अणु के साथ क्या है? 10 अणु किसके हैं? जल के भी हैं। तो 10 अणु इसको क्या कहेंगे? 10 अणु के क्रिस्टलन जल भी इसमें होता है। सोडियम कार्बोनेट को साल्व विधि से निर्माण किया जाता है। साल्व विधि जो हम आगे वाली कक्षाओं में पढ़ेंगे, 10th में इसका उपयोग करना नहीं है। साल्व विधि का एक अन्य विधि है इसमें बनाने की, जिसमें बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। सोडियम कार्बोनेट कौन सा? सोडियम NaCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। इसको हम क्या करते हैं? गर्म करते हैं। तो क्या बनता है? Na2CO3 प्लस H2 प्लस CO, ये बनता है। सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। इसका पुनर्क्रिस्टलन करेंगे, ये मतलब इसको जल के साथ क्रिया करवाएंगे। इसको Na2CO3 को जल 10 जल के अणु के साथ क्रिया करवाएंगे तो क्या बन जाएगा? Na2CO3.10H2, ये बन जाएगा धावन सोडा। इस प्रकार से ना गर्म कर रहे हैं, इसका हम क्रिस्टलीकरण कर रहे हैं। इसका क्या कर रहे हैं? क्रिस्टलीकरण कर रहे हैं जल के साथ, है ना, क्रिस्टलीकरण करेंगे। नेक्स्ट इसके कुछ उपयोग होते हैं। धावन सोडा के उपयोग तो आप जानते हो, सफेद क्रिस्टलेट ठोस होता है, सफेद क्रिस्टलेट ठोस होता है, कपड़े धोने के काम में आता है, जल में विलय होता है, और इसका जो जलीय विलीन होता है वो कैसे होता है? क्षारीय होता है। इसके अलावा इसको जब इसको गर्म किया जाता है ना इसको, तो ये क्या करता है? अपना जल त्याग देता है, अपने जल को त्याग देता है और सोडा इसका निर्माण कर लेता है। अर्थात एक इसमें आ जाता है, जब इसको गर्म किया जाता है तो ये क्रिया हो जाती है, ये सोडा जल त्याग करके सोडा इसका निर्माण कर लेता है। ये सोडा इसका उपयोग है। ये गुण हो गए। उपयोग धुलाई के रूप में, धुलाई कपड़े धोने के रूप में, सफाई के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। कास्टिक सोडा, बेकिंग पाउडर या साबुन, बोरेक्स, कांच आदि के निर्माण में किया जाता है। अपमार्जन के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। कागज, पेंट और वस्त्र उद्योग में भी इसका उपयोग किया जाता है। कई प्रकार के कारखाने वगैरह, जो फैक्ट्री वगैरह जो होती है, उनमें भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा प्रयोगशाला अभिकरण के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट और आखिरी जो टॉपिक है वो बच रहा है अपना प्लास्टर ऑफ पेरिस का। किसका बच रहा है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम POP भी कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका सूत्र होता है CaSO4.12H2। सूत्र क्या है? CaSO4.12H2। कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट। इसका रासायनिक नाम क्या हो गया? कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट। हाइड्रेट जल, आधा अणु, जल का आधा अणु है। फ्रांस की राजधानी पेरिस, जो फ्रांस की राजधानी है पेरिस, उसमें सबसे पहले इसको गर्म करके सबसे पहले इसको बनाया गया था, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको POP भी कहते हैं। ये जिप्सम, जिप्सम का सूत्र याद रखना, CaSO4.2H2। ये जिप्सम का सूत्र है, CaSO4.H2। इसको क्या करते हैं? 393 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है तो ये 1.5 अणु जल का त्याग देता है और आधा अणु बना लेता है। ये जिप्सम से क्या बन जाता है? ये 1.5 अणु, ये जो 1.5 अणु है जल के वो त्याग देता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कर लेता है। POP को और अधिक गर्म किया जाता है। जब इसको और अधिक गर्म किया जाता है तो ये अपना संपूर्ण जो जल है वो क्या कर देता है? त्याग देता है और
मृत तापित प्लास्ट यानी कि जिप्सम का ही सूखा हुआ बिल्कुल प्लास्ट के जैसे बन जाता है। श्वेत ठोस चिकना गुण क्या है इसके? श्वेत होता है, ठोस होता है, चिकना होता है। इसको जल मिलाने पर, जब इसमें जल मिलाया जाता है, जल मिलाते हैं वापस से, तो ये क्या हो जाता है और अधिक कठोर होकर के बहुत ज्यादा कठोर हो जाता है। जल मिलाते हैं तो ये जिप्सम का वापस निर्माण कर लेता है, प्लास्टिक के रूप में काम आ जाता है। उपयोग है इसके, उपयोग है इसका जो उपयोग है वो है हड्डी टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाने में, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में प्लास्टर चढ़ाते हैं, तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है। इसके अलावा भवन निर्माण में, मकान बनाने में भी इसी का उपयोग करते हैं, पीओपी करने में, भवन निर्माण में भी इसका उपयोग होता है। इसके अलावा दंत चिकित्सा, दांतों में भी काम में आती है, दंत चिकित्सा के रूप में भी काम में लिया जाता है। इसके अलावा मूर्तियां आदि सजावटी सामानों को बनाने में, मूर्ति वगैरह बनाने में भी काम में लिया जाता है। इसके अलावा अग्निशय जो पदार्थ होते हैं, अग्नि को सहने वाले, जो अति ताप पर भी गर्म नहीं हो पाते हैं, पिघलते नहीं है, वैसे पदार्थ बनाने में भी इसी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। तो ये हमारा जो टॉपिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस का वो भी कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अगले वीडियो के अंदर साबुन और अपमार्जक के बारे में। साबुन क्या होता है, अपमार्जक क्या होता है और साबुन किस प्रकार से हमारे कपड़ों की गंदगी को दूर करता है, इसका हम नेक्स्ट वीडियो में जिक्र करेंगे, वर्णन करेंगे, समझेंगे आपको। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, ताकि वीडियो है वो ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक पहुंचे, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारा जो नया वीडियो है वो डायरेक्ट आप तक पहुंचे। और आपको अगर वीडियो समझ में आ गया है तो जरूर लाइक करें, और इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो के लिए आप तैयार करें, साबुन और अपमार्जक के बारे में जरूर पढ़ें। धन्यवाद।